जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब खूब स्वस्थ और मस्त होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए बच्चों, आज हम फिर एक बार फिर आपके सामने लेके आए हैं प्रश्न उत्तर की श्रृंखला को। क्वेश्चन नंबर 80 से और 100 तक हम लोग पहुंचते हैं आज के डेट में। तो देखिए बच्चों, थोड़ा थोड़ा करके हम देखिए थ्योरी भी हमने समझ लिया है। अब क्वेश्चन आंसर श्रृंखला की ओर हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। और देखिए क्वेश्चन नंबर 81 से आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। इससे हमको क्या सीख मिल रही है बच्चों। देखिए कितना थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं, 20-20 मात्र क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। लेकिन बच्चों इससे क्या सीख मिलती है कि हम थोड़ा थोड़ा अगर पढ़ते रहेंगे तो एग्जाम तक पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा हम लोगों को और खूब अच्छे अंकों से हम सफल हो पाएंगे। तो इसी विश्वास के साथ बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और बहुत ही पसंद भी कर रहे हैं। तो आइए बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला में। क्वेश्चन नंबर 81 को देखते हैं और देखते हैं इसमें राहुल सांकृत्यायन की रचना कौन सी है। तो देखिए बच्चों, राहुल सांकृत्यायन की रचना है जय योधे। क्या? जय योधे। राहुल सांकृत्यायन की क्या है? जय योधे है। ऐसे याद कर लो कि राहुल सांकृत्यायन की जय योधे। जय हो, जय योधे हो, जय योधे हो किसका? राहुल सांकृत्यायन की जय योधे। ऐसे बार बार रटिए, जय सांकृत्यायन जय योधे हो, राहुल सांकृत्यायन। सांकृत्यायन आप कहेंगे तो राहुल अपने आप दिमाग में आप बैठ जाएगा। सांकृत्यायन जय योधे, राहुल सांकृत्यायन जय योधे, जय योधे रचना राहुल सांकृत्यायन की। इस प्रकार से बार बार रिवाइज करते रहिए बच्चों। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, दो टाइप से पूछा हुआ है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत एक उपन्यास लिखिए, या फिर पूछेगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित उपन्यासों के नाम बताइए। तो यहाँ पर एक से अभी भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं देखिए कि निम्न है। देखिए, अनामदास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी, पुनर्नवा हजारी प्रसाद द्विवेदी और चारुचंद्र के लेख हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो कैसे लिखेंगे? पुनर्नवा और चारुचंद्र लेख ने अनामदास का पोथा पढ़ा, अनामदास का पोथा लिखा और बाण भट्ट की कथा सुना। क्या किसने किसने? पुनर्नवा और चारुचंद ने। कौन कौन? पुनर्नवा और चारुचंद लेख ने अनामदास के पोथे को पढ़ा और लिखा। पोथे को लिखा, अनामदास का पोथा लिखा और क्या क्या लिखा, और बाण भट्ट की आत्मकथा भी लिखा या सुना। कौन कौन किसने किसने सुना? तो पुनर्नवा और चारुचंद लेख ने। पुनर्नवा और चारुचंद लेख जो हजारी प्रसाद के यहाँ रहते हैं, पढ़ते हैं उनसे, और अनामदास का पोथा लिखते हैं और बाण भट्ट की कथा वहां पर हजारी प्रसाद द्विवेदी सुनाते रहते हैं। तो ये पुनर्नवा और चारुचंद लेख सुनते रहते हैं। बार बार ऐसे लिंक करिए, दौड़ाइए, घुमाइए, किसी ना किसी तरह से लिंक करते हुए बच्चों याद करने का प्रयास कीजिए। अभी आप छोटे हैं इसलिए बच्चों थोड़ा सा लिंक करके पढ़िए। धीरे धीरे आपको लिंक करके पढ़ने की हैबिट हो जाएगी। आपका जो ब्रेन है बच्चों काफी विस्तार हो जाएगा। इसमें आपका समझ बहुत ब्रॉड हो जाएगा और आपको अच्छे से अच्छे अंक लाके सफल होना है। और इसके साथ साथ बच्चों आपको हिंदी गद्य जो साहित्य है अपना, इसके बारे में जानकारी भी मिलना आवश्यक है। क्योंकि अब इसके बाद में हम आप 11 में जाएंगे तो वहां पर चीजें और थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के और ब्रॉड डीपली दिया जाएगा। वहां पर और थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन होगा। फिर उसके बाद में 12 जाएंगे, 12 क्लास में, तो फिर वहां थोड़ा और डीप होगा। तो इसलिए ये हमारी बेसिक है। इस साल हम, पिछले साल क्लास 9th था, इस साल बच्चों क्लास 10 है, तो थोड़ा सा और बढ़ के आया है इसमें। तो चीजों को समझते रहिए। थोड़ा थोड़ा आप पढ़ेंगे बच्चों, 1 से 2 बार 3 बार 4 बार सुनेंगे, कब तक नहीं समझ में आएगा। आप ठान लेंगे कि इसको हमको पढ़ के और समझना है, क्लियर ही करना है, तो अवश्य होगा। आइए बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि हिंदी के किन्हीं 2 उत्कृष्ट सामाजिक उपन्यासकार के नाम लिखिए। तो देखिए, सामाजिक उपन्यासकार में आपके प्रेमचंद और मन्नू भंडारी आते हैं। प्रेमचंद ने कितने समाज के बारे में लिखा है? कलम का सिपाही हो गया, मजदूर हो गया, किसान और मजदूर हो गया, आप जानते हैं, गोदान हो गया, मंगल सूत्र हो गया, ये सब समाज ही के बारे में तो है। तो ये सामाजिक रचनाकार हैं बच्चों, तो प्रेमचंद और मन्नू भंडारी। अब आइए बच्चों, त्यागपत्र के रचनाकार का नाम लिखिए। तो आप जानते हैं त्यागपत्र, सुनीता, ये सब जैनेन्द्र ने लिखा। किसने लिखा है? जैनेन्द्र ने लिखा है।
और अब आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कहानी से प्रारंभ होता है। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है बच्चों, अब ये कहानी से प्रारंभ होता है। तो देखिए, एक मिनट बच्चों, हाँ ये देखिए क्वेश्चन नंबर 85, कहानी किसे कहते हैं। अब सबसे जरूरी चीज है, कहानी को हमने थ्योरी में खूब अच्छे से एक्सप्लेन किया है, कहानी को आपने थ्योरी में खूब अच्छे से समझ लिया है, और उसमें क्या बताया है कि कहानी उसे कहते हैं जो सबसे रोचक और लोकप्रिय। अब वर्तमान में बच्चों जो आधुनिक साहित्य है उसमें जो कहानी है वो बहुत रोचक और लोकप्रिय विधा मानी जाती है। ये बच्चों जो जीवन के किसी विशिष्ट पक्ष को बहुत ही मार्मिक ढंग से, भावात्मक ढंग से और कलात्मक ढंग से वर्णन की जाती है कहानी के माध्यम से। अब आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 86, विषय वस्तु के आधार पर हिंदी की कहानियों का विभाजन कितने रूपों में हो सकता है, बताइए। तो विषय वस्तु की बात कर रहे हैं बच्चों। विषय वस्तु के आधार पर हिंदी कहानियों का विभाजन सामाजिक रूप से, यथार्थवादी रूप से, दार्शनिक रूप से, प्रतीकवादी रूप से और ऐतिहासिक रूप से तथा बच्चों हास्य व्यंग प्रधान और तथा मनोवैज्ञानिक रूपों में हो सकता है। आइए बच्चों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहानी के तत्वों का भेद लिखिए। कहानी के तत्वों का भेद लिखिए। चरित्र चित्रण, उद्देश्य, कथोकथन, कथा वस्तु, भाषा शैली, देश काल और वातावरण, ये सब कहानी के तत्वों का मेन उद्देश्य है बच्चों। ये कुल मिला के 6 उद्देश्य होंगे। देखिए बच्चों, चरित्र चित्रण उद्देश्य 2, कथोकथन 3, कथा वस्तु 4 और भाषा शैली 5 और देश काल एवं वातावरण को बच्चों 6। कहानी के कुल मिलाकर 6 तत्व होते हैं। अब देखिए बच्चों, आधुनिक कहानी की बात हो रही। आधुनिक कहानी किस लक्ष्य के आधार पर रची जाती है। तो देखिए बच्चों, आधुनिक कहानियों का मुख्य लक्ष्य मानव जीवन के भोगे हुए जो सत्य की यथार्थ अभिव्यक्ति का चित्रण करना होता है। जो मानव जीवन है, जो उनके जीवन में भोगे हुए होते हैं सुख या दुख, जो सत्य घटनाएं होती हैं उन पर आधारित होती हैं वर्तमान समय की कहानी। अब आइए बच्चों देखिए, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित किन्हीं 2 कहानियों का नाम लिखिए। आप तो कई कहानियों का नाम थ्योरी में पढ़े हैं। आकाशदीप हो गया, आंधी हो गया, झरना हो गया, आंसू हो गया, लहर हो गया। तो ये कहानी है। कौन? आकाशदीप और आंधी। अब उसने कहा था बच्चों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी को याद करिएगा कि उसने कहा था, वो किसी से कह रहे थे कि उसने हमसे ये बात कहा था। क्या कहा था? उसने हमसे प्रॉमिस लिया था। इस एक कहानी है बच्चों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित है, कि इसमें एक व्यक्ति होता है जो किसी लड़की को बहुत प्रेम करते हैं और उनसे बार बार जब भी रास्ते, छोटे हुई उम्र से, तो जब भी रास्ते मिलते हैं तो मतलब उससे पूछते रहते हैं आपकी मंगनी हो गई क्या, मंगनी हो गई क्या, ऐसे मतलब कि मंगनी ना हुई हो तो अच्छा है, बहुत खुश रहते हैं। एक दिन अचानक वो स्वयं आती है और उसको बताती है कि मतलब हमारी मंगनी हो गई है। तो इस तरह से ये बहुत ही दुखी होते हैं, बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, और ये कुछ समय पढ़ने के बाद बाहर चले जाते हैं और एक सिपाही हो जाते हैं, और उधर उस लड़की का विवाह हो जाता है किसी बड़े सेठ के यहाँ। और फिर जैसे ऐसे दिन व्यतीत हो जाता है तो उनकी एक पुत्र भी होता है। तो एक बार क्या होता है कि आजादी का समय होता है, उस समय असामान्य लोगों को भी जाना पड़ता है सैनिकों के उसमें लड़ाई करने के लिए सीमा पर। तो उस समय वो जाते हैं। अब ये इनके जो पति होते हैं, जो लड़की होती है, तो उनका इनसे जो लेखक जो एक पात्र होते हैं उनसे भेंट मुलाकात होता है। ये जो लड़की होती है उनके बारे में खूब विशेष बातें करती रहती, मतलब अपने घर में चर्चाएं करती हैं, बातें करती रहती हैं। तो वो कहते हैं कि आप हमारे घर चलिए, और आपको हमारी जो घर वाली हैं वो जानती हैं, पहचानती हैं। तब ये जानते हैं, देख जाते हैं तो देखते हैं और उनको पहचान जाते हैं। तो इनके पिता और पुत्र को जाना रहता है सीमा पर। तो वो वादा प्रॉमिस करती हैं कि जिस प्रकार बचपन में आपने हमारी जान बचाई थी, उसी प्रकार हम अपने पति और पुत्र को तुम्हारे हवाले छोड़ रहे हैं, इनकी रक्षा करना।
तब ये अपने प्राण को दांव पे लगाकर उनके पति और पुत्र की रक्षा करते हैं और कहते हैं उनके पति से कि उनसे जाके कहना कि उसने जो कहा था मैंने वो वादा पूरा किया। तो उसी कहानी पर है बच्चों, ये उसने कहा था। हमने लिंक इसलिए आपको जोड़ा बच्चों की ताकि आपको याद रहे, दिमाग में बैठी रहे हमेशा के लिए कि उसने कहा था। किसका है? गुलेरी का है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब आइए बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित किसी एक कहानी का नाम आप लिखिए। तो उनका तो बहुत सारा कहानी है, लेकिन देखिए बच्चों ये ट्रिक के माध्यम से याद है, ये कभी भी नहीं भूलेगा आपके दिमाग से। आप हमको भूल के दिखाइए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कहानी 11 वर्ष का समय है। अब आप बताइए कि श्री रामचंद्र जी को कितने वर्ष का वनवास हुआ था? 14 वर्ष का। लेकिन यहाँ रामचंद्र शुक्ल ने क्या लिखा? 11 वर्ष के समय में ही पूरा कर दिया क्या? अपनी कहानी को, है ना बच्चों? आ गया ना दिमाग में? थ्योरी में हमने ट्रिक बताया है, ध्यान रखिएगा बच्चों। थ्योरी को देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट का हम लिंक यहाँ पर दे देंगे। सारी चीजें कई वीडियोज में पार्ट 1 पार्ट 2 का कई सारे आपके दिए हुए, एक एक करके बच्चों धैर्य पूर्वक सुनते जाइएगा, समय दीजिए। आप अगर शिक्षा को समय देंगे तो सफलता आपका निश्चित है बच्चों। पुस्तक से दोस्ती बनाइए। ये जो पुस्तक है आपको कभी भी हारने नहीं देगी, हमेशा जीत के मार्ग पर, लक्ष्य की ओर बढ़ाते रहेगी आपको। देखिए बच्चों, अब देखिए उसने कहा था कौन सी विधा है, तो आप जानते हैं कहानी है, हमने कहानी के माध्यम से भी सुनाया भी आपको। मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानियों के नाम बताइए। प्रेमचंद जी का तो पूछ की रात इनकी कहानी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कफन है, मंत्र है, जो क्लास 9th में आपने पढ़ा भी होगा मंत्र प्रेमचंद जी का। वही जो डॉक्टर चड्ढा और जो कैलाश उनके पुत्र होते हैं, भगत होते हैं, जो जिनके पुत्र को कैलाश चड्ढा इलाज नहीं करते हैं और वो उनका पुत्र मर जाता है, तब फिर उसके बाद कैलाश को डॉक्टर चड्ढा के पुत्र को सांप काट लेता है। पता है ना आपको? कहानी याद आ गया होगा। तो ऐसे है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 94 पे चलते हैं। झलमला कहानी के लेखक कौन है? तो पद्म लाल पुन्ना लाल बख्शी झलमलाते रहते हैं, हमने याद दिलाया था। झलमलाते रहते हैं कितना नाम, क्योंकि इनका बड़ा लंबा नाम है। पढ़ते हैं, कोई भी पढ़ने लगे तो झलमलाने लगे, जैसे पद्म लाल पुन्ना लाल बख्शी, लाल लाल झलमला, लाल लाल झलमला। देखिए बच्चों, लाल लाल झलमला, इस प्रकार से। अब आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 95। किन्हीं 2 प्रसिद्ध कहानीकारों के नाम लिखिए। हिंदी गद्य के 2 प्रसिद्ध कहानीकार, मुंशी प्रेमचंद भी हैं, यशपाल हैं, बहुत सारे हैं, पर प्रसिद्ध में आपको देखना था तो ये दोनों मेन हैं। अब शुक्ल युग पे आ जाइए। अब देखिए बच्चों, युग से संबंधित क्वेश्चन बनने लगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फोकस कीजिएगा। शुक्ल युग को ही हम छायावाद युग कहते हैं। तो शुक्ल युग के 2 प्रसिद्ध कहानीकार को आप देखिए बच्चों, प्रेमचंद हैं, जैनेन्द्र हैं, ये शुक्ल युग के हैं। हम बहुत पीछे जा चुके हैं बच्चों, थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा आप धैर्य बनाइएगा, ये टेक्निकल थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया। अब देखिए हम लोग कहाँ थे? क्वेश्चन नंबर 94 पे थे। कहाँ थे? ये देखिए, झलमला के बाद 95 पर। अब ये 96 क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए शुक्ल युग जो छायावाद के बाद का, जो जस्ट बाद का, क्यों? क्योंकि बच्चों ये जो भारतेंदु युग के बाद आपका शुक्ल युग प्रारंभ होता है। तो भारतेंदु जी प्रेमचंद के बाद, चूंकि प्रेमचंद का जन्म कब होता है याद रखिए बच्चों, 1888 में होता है इनका जन्म। और वहीं पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का कब जन्म होता है बच्चों? तो 1850 में ही होता है। और उनका मृत्यु बच्चों 1885 में हो जाता है, 35 वर्ष की, मात्र 35 वर्ष की अवस्था में। और इनका भी बच्चों 38 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हो जाती है प्रेमचंद जी की। तो ये आसपास के हैं। तो ये आपका जो भारतेंदु युग है 1850 से 1900 तक है। तो ये 1888 के हैं, तो वही आसपास के हैं। वही शुक्ल युग प्रारंभ होता है और छायावाद युग समाप्ति पर रहता है। हम आपको ये चीजें इसलिए डिस्कशन करते रहते हैं बच्चों, क्योंकि ये आपके आने वाले हर समय में काम आएगा। ये छायावाद युग क्या है, द्विवेदी युग क्या है, शुक्ल युग क्या है, प्रगतिवादी युग क्या है, ये सब आपको दिमाग हमेशा बनते रहेंगे। तो अभी से जब चर्चा रहेगी तो आपको बड़ा ही आसान रहेगा। आगे आप सबके सामने ये रहेगा कि हाँ, आप अगर कोई जिक्र हो रहा है तो आप उसमें अपनी भी समझ रख सकते हैं, आप समझ सकते हैं, बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको इसकी जानकारी रहेगी कि ये सब युग क्या होते हैं।
अब आइए बच्चों, प्रगतवादी, हमने कहा था ना प्रगतवादी, छायावाद के बाद आता है प्रगतवादी युग। तो प्रगतिवादी युग के दो विशिष्ट कहानीकार आपको देखना है तो राजेंद्र यादव हैं और इलाचंद जोशी हैं। आप डॉक्टर नगेंद्र को भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर राजेंद्र यादव, और ये सब याद करना पड़ेगा बच्चों आपको। अब देखिए, प्रेमचंद के समकालीन दो कहानीकारों, जो प्रेमचंद के समय के थे, समकालीन अर्थात बच्चों जो उनके समय के थे, तो सुदर्शन और जयशंकर प्रसाद। हमने बताया ना, जयशंकर प्रसाद छायावाद के हैं और प्रेमचंद छायावाद के खत्म होने और शुक्ल युग के शुरू होने के समय के हैं। तो ये समकालीन ही हुए आसपास के। अब देखिए बच्चों, अब नाटक से संबंधित अभी तो कहानी से संबंधित आ रहा था क्वेश्चन, अब नाटक से। टॉपिक वाइज है, यहाँ पर बहुत ही अच्छा सिस्टम है बच्चों, यहाँ पर टॉपिक वाइज चीजें दी हुई हैं। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, नाटक के अर्थ को आप बताइए, स्पष्ट कीजिए। यही चीज वहां पर आपको थ्योरी में भी समझाया गया है कि नाटक बच्चों नट धातु द्वारा अभिनीत गद्य के वो विधा है जिसमें कथ्य को नृत्य द्वारा, संगीत द्वारा, संवाद के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है लोगों के सामने, तथा इससे जो रस मतलब आनंद, खुशी, उल्लास तथा अद्भुत उल्लास की प्राप्ति होती है। मतलब आश्चर्यचकित, जब कोई चीज आप नाटक के माध्यम से देखते हैं तो आश्चर्य नहीं होता है, एकदम आनंद हो जाता है, खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। इसी तरह से बच्चों, अब आइए शुक्ल युग के फिर दो नाटककारों के नाम बताएं। तो हरिकृष्ण, अब नाटककार की बात हो रही है बच्चों, वहां पर क्या हो रहा था, कहानीकार, तब प्रेमचंद थे। अब यहाँ नाटक की बात हो रही है तो आपके हरिकृष्ण प्रेमी और जयशंकर प्रसाद ने भी नाटक लिखा है। अब आते हैं यहाँ पर प्रसाद युग के किसी, अब देखिए बच्चों, हम आज 101 क्वेश्चन आप देख लीजिए। प्रसाद युग के किसी एक नाटककार का नाम बताइए। प्रसाद युग, जयशंकर प्रसाद युग की बात कर रहे हैं ये। तो ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। प्रसाद युग क्यों कहा गया बच्चों? क्योंकि जो ये छायावाद युग है ना, ये जयशंकर प्रसाद से ही शुरुआत माना जाता है। 4 आधार स्तंभ है छायावाद युग के। कौन? एक तो आपके जयशंकर प्रसाद हो गए, इन्होंने से शुरुआत ही माना जाता है। उसके बाद आते हैं आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, फिर आते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी, और फिर आते हैं बच्चों महादेवी वर्मा जी। ये 4 आधार स्तंभ हैं। और भी बहुत सारे लेखक हैं, कवि हैं, पर ये मेन 4 हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जयशंकर प्रसाद के नाम पर ही प्रसाद युग कर दिया गया है। तो देखिए बच्चों, डॉक्टर राम कुमार वर्मा प्रसिद्ध हैं इसमें, नाटककार में। अब आइए बच्चों, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हम अब नेक्स्ट क्लास में यहाँ से चर्चा करेंगे। देखिए अब हमने क्या पढ़ लिया है, यहाँ से चलिए देखते हैं, देखते जाइए बच्चों। झलमला, पदमलाल पुन्नालाल बख्शी झलमलाते रहते हैं, पूस की रात, कफन और मंत्र, ये आपका प्रेमचंद जी का है। पूस की रात में बच्चों, पूस की रात में प्रेमचंद जी को कफन खरीदने जाना पड़ता है। उसने कहा था, कहानी में उसने वादा किया था, इसलिए इन्होंने अपने प्राण को न्यौछावर करके वादा पूरा किया। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के नाटक के पात्र हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी को भी देख लीजिए बच्चों। इसी तरह से अब आइए बच्चों, हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 102 से। और हमें पूरा विश्वास है बच्चों कि चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। देखिए चीजें आपको समझ में, देखिए बच्चों, ये भाषा योग वशिष्ठ है, राम प्रसाद निरंजनी का फिर से दोहरा दें, चूंकि ये इंपॉर्टेंट में आते हैं इसलिए हम आपको फिर से दोहरा रहे हैं। देखिए बच्चों, अभी हमने जिक्र किया था ना कि भारतेंदु जी का जन्म मतलब युग का उदय कब से होता है, तो 1850 से 1885 तक माना जाता है। लेकिन बच्चों आप 1900 तक भी रहेगा तो भी सही रहेगा। क्यों? क्योंकि 1900 तक लगभग चलता रहता है। तुरंत कोई भी युग ना तो तुरंत खत्म होता है और ना तो कोई युग तुरंत शुरू होता है। वो आगे आने वाले 10-20 सालों तक रहता है, और जो शुरुआत होती है वो 10-20 सालों से शुरुआत होती है। फिर वो एक लास्ट समय में आता है कि जो पिछला युग होता है एकदम से समाप्त होने पे हो जाता है, और जो नया युग जो शुरुआत होता है एकदम चरम सीमा पे हो जाता है। यहाँ पर उस युग से संबंधित बहुत सारी कहानियां, नाटक, वही सब ज्यादा प्रसिद्ध रहता है। तो इस प्रकार से आप 1900 तक भी मान सकते हैं, और ये इनका तो मेन जन्म है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। तो अब आइए बच्चों, हम यहीं से ये वीडियो समाप्त करते हैं। आपको वीडियो में कोई कमी हो, कोई दिक्कत हो या अच्छा लग रहा हो तो भी आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं बच्चों। और इस वीडियो को बहुत सारे बच्चों में शेयर कीजिए, जहां तक आपका लिंक हो, आपके रिलेटिव हो, आपके मोहल्ले में हो, आपके स्कूल फ्रेंड सर्कल में, मित्रगण में हो, सबको बच्चों इसको भेजिए।
ताकि इस सब गद्य साहित्य का इतिहास जो शुरुआत है बच्चों, ये हम चाहते हैं सभी को जानकारी हो इसका। तो आइए बच्चों, यहीं से अब हम वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 102 से। जय हिंद बच्चों।